नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसरो नासा अगले वर्ष संयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। 17 विपक्षी दलों ने आगामी आम चुनाव एकजुट होकर लड़ने की घोषणा की। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल। और बर्लिन विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में 26 स्वर्ण पदक के साथ भारत के पदकों की संख्या 76 हुई। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के बारे में भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते से दोनों देशों के संबंध को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2024 में आर्टेमिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त भारत अमेरिका मिशन के बारे में किए जाने वाले समझौते से अंतरिक्ष क्षेत्र अनुसंधान का एक नया अध्याय शुरू होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने अपने व्यावसायिक विभाग के सहयोग से PSLV के माध्यम से 34 देशों के 385 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। Today, India is an equal partner in our space activities. At a time when NASA, the most premier agency in space across the world, it was anybody's dream to either be a part of NASA activity or at least have a visit there and learn what is happening. Today, we are in a position to provide our inputs to NASA, our pictures from Chandrayaan for further follow-up by NASA. And America also realizes the utility of we partnering them in the joint space missions. आर्टेमिस समझौते पर 13 अक्टूबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 8 संस्थापक राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। G20 देशों के श्रमिक समूहों की शिखर बैठक पटना में संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक के अंतिम दिन आज सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने कई दौर की वार्ताओं के बाद सामाजिक सुरक्षा निधि की पोर्टेबिलिटी और महिला कामगारों के हितों पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान की। पटना शिखर बैठक के दौरान श्रमिकों के हितों की रक्षा से संबंधित 5 कार्यबलों की रिपोर्ट भी संबंधित विशेषज्ञों ने लेबर 20 के अध्यक्ष हिरणमय पांड्या को सौंपी। इनमें श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित और महिला की श्रम बल में भागीदारी बढ़ाना शामिल है। ये 5 टास्क फोर्स रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, कामगारों के बदलते परिदृश्य, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसरों और चुनौतियों से संबंधित हैं। इस सम्मेलन के प्रमुख प्रस्तावों को जुलाई में होने वाली श्रम मंत्रियों की G20 समूह की बैठक में रखा जाएगा। इससे व्यवसाय जगत, श्रम संगठनों को अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। G20 के अंतर्गत 14वां Y20 परामर्श आज बेंगलुरु में शुरू हुआ। उद्घाटन भाषण में कर्नाटक के चिकित्सा, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। नाइजीरिया संघीय गणराज्य के पूर्व युवा और खेल विकास मंत्री संजय अकिनडेयर ने कहा कि युवाओं के लिए एजेंडा स्पष्ट है और वो है उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, मादक द्रव्यों के सेवन से बचाना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर न हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रूपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने नागरिक उपयोग के लिए भारत से ड्रोन निर्यात की नीति को सरल और उदार बना दिया है। ये निर्णय भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 में उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने से संबद्ध भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुकूल किया गया है। इन वस्तुओं में भारत में निर्मित ड्रोन के निर्यात को बढ़ावा देना भी शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सभी भागीदारों और संबंधित समूहों के साथ किए गए व्यापक परामर्श के आधार पर इस नीति में संशोधन किया गया है और ड्रोन के निर्यात के लिए नीति को उदार बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस नीति से भारत विश्व में ड्रोन विनिर्माण का एक केंद्र भी बन सकेगा, जिससे इस क्षेत्र में स्टार्टअप और नए ड्रोन निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहां पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से छिटपुट हिंसक घटनाएं हो रही हैं। श्री शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बहाली के लिए विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात की थी। मणिपुर प्रवास के दौरान श्री शाह ने कहा था कि अभियान स्थगित करने के समझौते के किसी भी तरह के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि जिनके पास हथियार हैं वे उसे पुलिस को सौंप दें। इस बीच मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाल के हिंसा में विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने की पहल की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य मंत्रियों ने क्वाक्ता गांव में स्थापित किए जाने वाले अस्थायी आवास के लिए स्थल का निरीक्षण करने के लिए बिष्णुपुर जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे सड़कें अवरुद्ध कर सुरक्षाकर्मियों की आवाजाही में बाधा न डालें। उन्होंने कहा कि राज्य में तनाव बढ़ा रहे उपद्रवियों से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मी मणिपुर में हैं। इस बीच मणिपुर के दूर-दराज के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त सुरक्षा बलों ने अब तक अलग-अलग इलाकों से 1095 हथियार, 13,702 जिंदा कारतूस और 250 बम बरामद किए हैं। श्री शाह ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ी बाधा था और इसे समाप्त कर केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर का पूरा एकीकरण कर दिया गया है। जम्मू के भगवती नगर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 9 साल के शासनकाल में आतंकवादी गतिविधियों में 70% की कमी आई है। इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया। हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक आज पटना में हुई। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीएम सहित 17 दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। श्री खड़गे ने कहा कि साझा एजेंडा तैयार किया जा रहा है और अगली बैठक शिमला में होगी, जिसमें सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हर राज्य में अलग अलग रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है।
श्री गांधी ने कहा कि हम विचारधारा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों की हार हो। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए रणनीति बना ली गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जन आंदोलन की शुरुआत पटना से हो चुकी है। बैठक में हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे सहित कई नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों की बैठक की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह गठबंधन स्वार्थपूर्ण है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि जो राजनीतिक दल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वे लोग अब एकजुट हो रहे हैं। ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार विभिन्न विभागों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेर रही है। भाजपा नेताओं ने ईडी, सीवीसी तथा पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही इन मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश में एक के बाद एक हुए पेपर लीक को लेकर भी सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2 माह से विभिन्न जिलों का लगातार दौरा कर अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि 3-4 दिन में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ और क्षेत्रों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। अभी जो लेटेस्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग से यही है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है आज अच्छा प्रोग्रेस किया है और मेनली जो प्रोग्रेस हुआ है तेलंगाना, विदर्भ, उड़ीसा का एंटायर हमारा जो स्टेट है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, कुछ पार्ट झारखंड और पूरा बिहार और कुछ पार्ट जो है उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश। और अभी हैवी रेनफॉल वार्निंग हम लोग इशू किया है, ऑरेंज कलर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना का। नेक्स्ट 2 to 3 डेज काफी ज्यादा बारिश होगा। बर्लिन में विशेष ओलंपिक्स में भारत के पदकों की संख्या 76 हो गई है। भारत ने अब तक 26 स्वर्ण, 30 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हैं। कल जूडो में सुहेलिया परवीन ने रजत पदक जीता। पावर लिफ्टिंग में वी हरीश और सिया सरोड़े ने 4 स्वर्ण पदक जीते। पावर लिफ्टिंग में अब तक देश को 24 पदक मिल चुके हैं। रोलर स्केटिंग में भी 17 पदक आ चुके हैं। एंजेलिना मैरी ने 100 मीटर रोलर स्केटिंग में रजत पदक हासिल किया। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी वेस्टइंडीज दौरे पर 2 टेस्ट और 3 एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। 16 सदस्यीय टेस्ट टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा करेंगे। 17 सदस्यीय एकदिवसीय टीम का नेतृत्व भी रोहित शर्मा करेंगे। हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। टीम में संजू सैमसन, ऋतुराज और मुकेश को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मुखर्जी के उच्च आदर्श और लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता हमें लगातार प्रेरित करती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसरो, नासा अगले वर्ष संयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। 17 विपक्षी दलों ने आगामी आम चुनाव एकजुट होकर लड़ने की घोषणा की।
मौसम विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल। और बर्लिन विशेष गेम्स में 26 स्वर्ण पदक के साथ भारत के पदकों की संख्या 76 हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।